हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होगा या आज का जो डिस्कशन होगा चक्रवात के विषय में होगा। हम लोग चक्रवात या साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रभाव कैसा होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखेंगे अभी हाल फिलहाल में करंट मामला है। 10 दिनों के अंदर 2 चक्रवात हमको देखने को मिले हैं पश्चिमी तट पर। अगर भारत के पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट पर जाएं, इस क्षेत्र में, इस अरब सागर के तट पर या पश्चिमी तट पर, तो एक तूफान आया है, उसका नाम है ताउते चक्रवात को देखें। और अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, यह बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अयास नामक चक्रवात को देख रहे हैं। यहाँ अयास आया है बंगाल की खाड़ी में, अयास है, जबकि ताउते जो है अरब सागर में है। यहाँ जो देखिए आप, अरब सागर में उठता है और इस केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक को प्रभावित करता है। जबकि यह जो अयास है उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को प्रभावित किया है। यास जो चक्रवात आया है बंगाल की खाड़ी में, यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को प्रभावित किया है। तो इसी को ध्यान में रख करके या इसी को संदर्भ में रखते हुए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए और अपने मित्रों को भी जानकारी दी जाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चक्रवात या साइक्लोन। ठीक है, इससे जुड़े हुए एक तो जानकारी के लेवल पर भी हो और दूसरा परीक्षा उपयोगी भी, परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे ही और या पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो परीक्षा उपयोगी भी होगा प्लस जानकारी भी होगी। अब देखेंगे इस तो चक्रवात को हमने 3 भागों में या 3 टॉपिक में बांट करके देखा। एक तो है कि चक्रवात का परिचय लें कि चक्रवात क्या होता है, परिचय कर लें या चक्रवात क्या है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और तीसरा इसका देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव देख लेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो इस तरीके से चक्रवात को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से हम लोग चक्रवात को समझ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि चक्रवात क्या है या इसका परिचय क्या है। तो चक्रवात में पहला ही कहता है कि चक्रवात जो है एक आक्रामक मौसमी तूफान है। चक्रवात एक आक्रामक मौसमी तूफान है। ठीक है, तो चक्रवात एक आक्रामक मौसमी तूफान का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं यास को, अभी यास में हवाएं तेज चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही हैं। और खास करके अगर हम तटवर्ती क्षेत्रों में जाएं, इन तटवर्ती क्षेत्रों में उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार के, ये उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में जाएं तो यहाँ पर व्यापक पैमाने पर तबाही मचा करके रखा है। आक्रामक मौसमी तूफान है, समुद्र से ऊंची लहरें चलती हैं, आकर तट पर टकराती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है कि आक्रामक जो है मौसमी तूफान है। और इस मौसमी तूफान में आपको बता दें संवहनीय वर्षा होती है, मूसलाधार संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रवात क्या है तो कहेंगे कि आक्रामक मौसमी तूफान है। अब देखिए दूसरा टॉपिक, इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर बताता है कि लो प्रेशर होता है, केंद्र में लो प्रेशर, इस तरीके से केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। इधर लो प्रेशर होता है और इधर बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है। और हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवाएं लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलती हैं। और आपको बता दें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह जो हवाएं हैं, चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उत्तरी गोलार्ध में, यह जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। कैसे चलती हैं हवाएं? तो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। और कैसे? तो कहता है कि केंद्र में लो प्रेशर हो और इसके किनारे पर हाई प्रेशर हो। और आपको यह भी बता दें कि इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच जो रेखाएं होती हैं इसे समदाब रेखा कहते हैं।
इस समदाब रेखा को, जो समदाब रेखा है, इस समदाब रेखा का मान जितना ही अधिक होगा वह चक्रवात उतना ही तूफानी होगा, उतना ही आक्रामक होगा, उतना ही भयंकर होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चक्रवात को अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में या हिंद महासागर के क्षेत्रों में जाएंगे तो इसे चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जबकि यही हम लोग दक्षिण चीन सागर में जाएं, दक्षिण चीन सागर में, तो इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जाते हैं तो वहां पर इसे बिलीबिलीज के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम उत्तरी अमेरिका महादेश के कैरिबियन सी प्लस मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा की खाड़ी, मैप में आप देखेंगे वहां पर दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप अमेरिका के पास जाएंगे तो वहां पर फ्लोरिडा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सी, ठीक है, अटलांटिक महासागर में ये सारी चीज दिखाई पड़ेंगे। तो वहां पर इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसे? तो कहता है कि साइक्लोन के नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं, इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं, और बिलीबिलीज के नाम से जाना जाता है। तो साइक्लोन भारत में, टाइफून चीन या जापान के इलाकों में, हरिकेन अमेरिका या वेस्ट इंडीज के क्षेत्रों में, और बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में। अब पता है कि चक्रवात जब की उत्पत्ति होती है, जब चक्रवात उत्पन्न होने वाला होता है तो उस वक्त मौसम शांत होता है। उत्पत्ति के समय मौसम शांत रहता है और कपासी शांत रहता है, और आकाश में पछाव स्तरीय मेघ दिखाई पड़ते हैं। कौन से मेघ दिखाई पड़ेंगे? तो कहता है कि पछाव स्तरीय मेघ दिखाई पड़ेंगे। देखेंगे कि मौसम एकदम से साफ है और ऐसे जो है धागे नुमा जो है फटा हुआ बादल टाइप से आकाश में दिखाई पड़ता है। सूर्य चमक रहा है और आकाश में इस तरीके से धागा नुमा जो है बादल दिखाई पड़ते हैं। यह चक्रवात के लक्षण हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, कहता है कि जब चक्रवात आता है, जब चक्रवात उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में कपासी वर्षी मेघ यानी काले काले मेघ दिखाई पड़ेंगे, उमड़ते रहेंगे, तेज हवाएं चलती रहेंगी और संवहनीय वर्षा होगा। यानी चक्रवात की उत्पत्ति से पहले पछाव स्तरीय मेघ, परीक्षा में पूछ सकता है कि चक्रवात की उत्पत्ति से पहले कौन से मेघ दिखाई पड़ रहे हैं, तो पछाव स्तरीय मेघ दिखाई पड़ते हैं। जबकि चक्रवात उत्पन्न हो जाता है तो कपासी वर्षी मेघ, काले काले मेघ दिखाई पड़ते हैं, और जो मूसलाधार वर्षा करते हैं और संवहनीय वर्षा करते हैं। सीधे हवा जो है ऊपर उठती है, ठंडा होती है और वर्षा करती है, यह संवहनीय वर्षा है। यह पर्वतों के किनारे होकर ओरोग्राफिक वर्षा नहीं करती। ठीक है, तो यह इसका परिचय है कि चक्रवात क्या है। तो कहेंगे कि आक्रामक मौसमी तूफान है, इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है, इसे अलग अलग नामों से, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे साइक्लोन है, टाइफून है, हरिकेन है, बिलीबिलीज है। उत्पत्ति के समय मौसम शांत रहता है और कहता है कि उस वक्त पछाव स्तरीय मेघ दिखाई पड़ते हैं। फिर कहता है कि कपासी वर्षी मेघ द्वारा संवहनीय वर्षा होती है। अब देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, इस पर हम लोग देखें कि आखिर चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कहता है कि चक्रवात की उत्पत्ति उष्णकटिबंध के विस्तृत महासागरीय क्षेत्रों पर होता है। चक्रवात की उत्पत्ति की बात करें, अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको। उष्णकटिबंध के विस्तृत महासागरीय क्षेत्रों में अगर हम चक्रवात की बात करें तो यह चक्रवात दो प्रकार का होता है। एक उष्णकटिबंधीय और एक जो है शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। कटिबंधीय तो हम लोग जिसकी चर्चा करते हैं वह उष्ण कटिबंधीय है। जनरली हमसे प्रश्न इसी से पूछा जाता है। हम भारत के लोग हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसकी ही चर्चा करते हैं और देखेंगे कि यह उष्णकटिबंध क्या होता है। इस तरीके से बना लें और यहाँ से ये ले लें 0 डिग्री या विषुवत रेखा, और यहाँ जो है नॉर्थ पोल होता है और यहाँ साउथ पोल होता है, और यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा है, और यह जो है 23.5 डिग्री यह मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा, और इसके क्षेत्र को ही उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन चक्रवात जो है 30 डिग्री तक अपना विस्तार लेता है। कहां तक? तो 30 डिग्री तक यह अपना
विस्तार लेता है। तो कहता है कि उष्णकटिबंध के विस्तृत महासागरीय क्षेत्र, अगर चक्रवात को उत्पन्न होना है तो उसके लिए विस्तृत महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए। और यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आता है, जबकि अरब सागर में यह जो चक्रवात है कम आता है। कारण है कि बंगाल का खाड़ी का क्षेत्र जो है ज्यादा विस्तृत है, जबकि यहाँ पर क्षेत्र ज्यादा विस्तृत नहीं है। अब बताए कि समुद्र तल के सतह का तापमान 27 डिग्री सी से अधिक होना चाहिए। अगर मानिए कि समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है तो उस स्थिति में समुद्र तल का टेम्परेचर पूछ रहा है कितना होना चाहिए, तो 27 डिग्री सी होना चाहिए। अब यह 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जब 27 डिग्री से अधिक होगा तो ही वहां पर वाष्पन की क्रिया होगी, वहां पर वाष्पन की क्रिया होगी तो लो प्रेशर का क्षेत्र होगा, तो फिर हवाएं जो है भरने के लिए चलेंगी, हाई प्रेशर से हवाएं भरने के लिए चलेंगी। उस स्थिति में चक्रवात का निर्माण हो सकता है। अब पता है कोरियोलिस ऐसे लिखे, कोरियोलिस बल का ज्यादा प्रभावी होना। देखेंगे कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल को भी देखें। कहता है कि कोरियोलिस बल ज्यादा प्रभावी हो, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ जो है ग्लोब मान लें, और यहाँ पर तो ये विषुवत रेखा होता है, और यहाँ से हवाएं ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन हवाएं ऐसे सीधे सीधे नहीं चल करके कोरियोलिस कहता है कि हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं, हवाएं ऐसे विक्षेपित होकर के चलती हैं। तो कहता है कि चक्रवात की स्थिति में यह हवाएं और ज्यादा विक्षेपित हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होने लगता है। यानी कोरियोलिस बल का मान ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस बल ज्यादा प्रभावी हो तो वैसी स्थिति में चक्रवात का निर्माण और प्रभावशाली ढंग से होता है। अगला पॉइंट कहता है कि चक्रवात की शक्ति संघनन की गुप्त उष्मा से होती है। चक्रवात को जो शक्ति प्राप्त होता है, चक्रवात कितना तेजी से चल रहा है, चक्रवात का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, साइक्लोन है या सुपर साइक्लोन है या मिल्ड साइक्लोन है, कैसा साइक्लोन है। तो इस स्थिति में कहता है कि संघनन की जो गुप्त उष्मा है, यह इस पर निर्भर करता है कि वह साइक्लोन कितना तगड़ा बनेगा। देखेंगे संघनन की गुप्त उष्मा क्या होता है। संघनन की गुप्त उष्मा को देखेंगे तो हम लोग यही जानते हैं कि समुद्र में आप जानते हैं कि पानी होगा ही, और यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वाष्पन की क्रिया होगा, वाष्प बन करके ये जो पानी है वाष्प बनकर उड़ेगा, और जब वो उड़ेगा ऊपर आएगा तो यह जो है बादल का रूप बनाएगा, संघनित होगा, बादल बनाएगा। और जब वो बादल बनाएगा तो यह क्या करेगा, हीट को फ्री करेगा। हीट क्या करेगा, ये हीट या उष्मा क्या करेगा, फ्री करता है। इसे ही संघनन की गुप्त उष्मा कहते हैं। और यह गुप्त उष्मा जितना ही जल्दी फ्री करेगा, उतना ही यह जो है चक्रवात आक्रामक होता चला जाएगा। अब बता है कि विभिन्न जगहों पर निम्न दाब पाए जाए। विभिन्न जगहों पर, जैसे आप देखें कि इसकी उत्पत्ति यास, अभी हम लोग देखें कि यास की जो उत्पत्ति है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ कहीं पर हो रहा है, और यह धीरे बढ़ते इस उड़ीसा और इस तरीके से ऐसे उड़ीसा, झारखंड और बंगाल की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जो लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ भी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता हो, यहाँ भी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता हो, यहाँ भी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता हो, तो उस स्थिति में यह जो चक्रवात है विभिन्न जगहों पर जाएगा और जाकर के चक्रवातीय वर्षा करेगा और अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा। तो कहता है कि विभिन्न जगहों पर निम्न दाब का पाया जाना उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दुष्प्रभाव क्या होता है या प्रभाव क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के हम लोग प्रभाव की चर्चा कर लें। जो हमने वहां पर प्रभाव लिखा है, तो प्रभाव में देखेंगे, अगर प्रभाव की बात कर लें तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, ठीक है। तेज हवाएं चलती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, और ये तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
पेड़ पौधों और जान माल की हानि होती है। पेड़ पौधों और जान माल की व्यापक हानि होती है, व्यापक हानि होती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो कई जगहों पर जैसे पुल और पुलिया का टूट जाना, तो इस तरीके से व्यापक दुष्प्रभाव, या मानिए बेवजह वर्षा होना, बेवजह हवा तेज चलना, उसके चलते पेड़ पौधों का उखड़ जाना, टूट जाना, या मान लीजिए अगर तटवर्ती इलाकों में जहाँ पर तूफान तेज है वहाँ के रेलवे सिस्टम को, हवाई अड्डा को या फिर सड़क व्यवस्था को पूरी तरीके से बाधित कर देना, ये सारे इसके दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चक्रवात को देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।